तो इस क्लास में बताने वाला हूँ कि HTML को रन कैसे करना है और इसमें बेसिक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये सब कुछ। तो अब सबसे पहले HTML की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। और मान लो मैंने अपना कोई भी फोल्डर सेलेक्ट किया, तो मैंने डी सेलेक्ट कर लिया है और इसके अंदर प्रोजेक्ट्स वाला फोल्डर, और इसके अंदर यहाँ पर खाली जगह में क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है और इसको नाम दे देना है HTML। जो भी आपका मन हो वो दे लेना। राइट क्लिक किया, फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद अपना VS कोड इंस्टॉल हो गया हो तो ओपन कर लेना। ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ मैंने पहले से काम किया है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, तो रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा करना है, ये फाइल मैनेजर में जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है इसको उठा के यहाँ पे पटक देना, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला एक साइन दिख रहा होगा एक्सटेंशन, यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, ऑटो। यहाँ पे फाइल में जाना और ये ऑटो सेव चालू कर लेना। और इसके बाद ये कोड, सॉरी, लाइव सर्वर, यहाँ पे एक एक्सटेंशन होगी वो इंस्टॉल कर लेना। तो अभी इंटरनेट स्लो है तो वो ओपन नहीं हो रही, बट आ जाती है। तो जो फास्ट एक्सटेंशन आएगी उसको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे ये आ चुकी है। तो इसका ये डेवलपर देख लेना, जो ये ऑथर, तो यही वाला है, इंस्टॉल करना है। तो ये हो जाने के बाद कुछ नहीं, आप यहाँ पर देखो, फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पर जाके इस फोल्डर को देखेंगे तो राइट क्लिक करके न्यू, न्यू के बाद कोई भी फाइल या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये फाइल का नाम इंडेक्स, और मैंने यहाँ पर लास्ट में लिख दिया TXT को हटा के HTML। तो ये कंफर्मेशन पूछेगा, यस मैंने कर दिया। तो यहाँ पे ये फाइल आ जाएगा। अब आपके में कलर दूसरा हो सकता है क्योंकि मेरा ब्राउज़र दूसरा सेट है। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई है। तो यहाँ फाइल मैनेजर से फाइल क्रिएट करने की जगह यहाँ VS कोड पर फाइल क्रिएट करते हैं। तो VS कोड हमने ओपन कर ही लिया है। Ctrl++ से जूम कर लेना है। मैं कीबोर्ड्स भी ओपन कर देता हूँ, हाईलाइट्स। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है, index.html। तो ये HTML फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इस फाइल का जो आउटपुट आएगा वो हम ब्राउज़र में देखेंगे। तो अभी कुछ कोड नहीं लिखा है, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अब एक बेसिक टेम्पलेट कोड होता है जो हर एक फाइल में होता है, और उसको लाने के लिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन टाइप करना है और वो कोड आ जाएगा। तो ये कोड अपने आप आ जाता है, जो हर एक पेज पर रिक्वायर्ड रहता है। तो ये फीचर यदि मैं नोटपैड का यूज़ करूँ तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यही फ़ायदे होते हैं एक IDE VS कोड यूज़ करने के और दूसरे नॉर्मल नोटपैड यूज़ करने के। तो इसीलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, वरना कुछ ऐसा धुंधला सा हमारा जो आउटपुट फाइल एडिट करने के लिए आ रहा होगा। यदि मैं इसको इसमें ही पेस्ट कर दूँ तो ये ऐसा आएगा जो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तो हम VS कोड का इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सब कुछ दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो टॉप में डॉक्यूमेंट टाइप लिखा है, तो ये बता रहा है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे HTML है, और यहाँ पर HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप मतलब सिर्फ स्ट्रक्चरिंग के लिए, लेआउट के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पर ये क्या है, ये एक HTML टैग है। तो जो ये लैंग्वेज है वो टैग्स, एट्रीब्यूट्स से ही मिलके बनी होती है। तो ये टैग क्या है, एक बेसिक एलिमेंट है किसी वेब पेज का। तो जो पेज है वो टैग एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। वो एलिमेंट्स किसके होते हैं, HTML के होते हैं। तो यहाँ पर ये एक एलिमेंट मान सकते हो इसको। ये जो कंप्लीट HTML है, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, एक एलिमेंट है। इसके अंदर लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट है जो बता रहा है कि इस वेब पेज की लैंग्वेज क्या रहने वाली है, इंग्लिश। और ये कैरेक्टर सेट बाद में बता दूंगा। और ये व्यू पोर्ट, जो डिवाइस की विड्थ है उसके विड्थ के इक्वल ही रखना मेरा पेज। और ये पेज का टाइटल जो हम देखते हैं ना, मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो
तो जैसे मैंने ये वेबसाइट ओपन की तो यहाँ टॉप में लिख के आ रहा होगा न्यू इनकॉग्निटो टैब। अब जैसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ पर इस पेज का टाइटल आ जाएगा जो ये वाला है। तो जो हेड वाला पार्ट है ये हमारे लिए नहीं होता है, ये एसईओ के लिए होता है, सर्च इंजन के लिए होता है, तो ये इग्नोर कर देंगे। अब जो कुछ हम बॉडी में लिखते हैं वो ब्राउज़र पे दिखता है। कैसे दिखेगा? तो टॉप यहाँ पे सबसे नीचे लाइव सर्वर का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं उसको दबा दूंगा तो ये जो मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें पेज को ओपन कर देगा। तो जूम का ध्यान रखना कितना है सेट, उसके अनुसार ही छोटा बड़ा दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं यदि कुछ भी लिखूँ पैराग्राफ लॉरेम, तो ये जो मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया है इसके अंदर फालतू का टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब ये क्या करता है, लाइव सर्वर फाइल को एज अ सर्वर पर जैसे काम करता है वैसे ही लोकल में काम करेगा और हमारे ब्राउज़र को ओपन कर देगा लोकल होस्ट में। जैसे मैं जूम करूँ तो ये आ गया और ये देखो जो सर्वर पर डिफ़ॉल्ट फाइल होती है वो index.html होती है। यदि मैं इसका कुछ और नाम लिख दूँ तो दिक्कत हो जाएगी, यदि मैं इस फाइल का नाम ना लिखूँ तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डिफ़ॉल्ट index.html ही सर्व हो रही है। तो ये जो पूरा कंप्लीट पी है ये क्या है, एक पैराग्राफ टैग है जो कंप्लीट एलिमेंट को डिनोट करता है। तो जो मैं थोड़ा सा अब जो यहाँ पर पी क्या है, एक टैग है और हर एक टैग के दो पार्ट होते हैं, कुछ टैग्स हैं जिनके सिर्फ एक ही पार्ट होते हैं। अब जैसे ये पूरा टैग है और इसके अंदर कुछ भी लिखा है तो ये क्या है, एक एलिमेंट, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग और इसके अंदर जो है वो क्या है, कंटेंट, और इसके अंदर जो एडिशनल प्रॉपर्टी होती है पैराग्राफ की, जैसे मान लो पी और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टाइल और इसके अंदर मैं CSS लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, आईडी एट्रीब्यूट और यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट। तो ये बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, तो जो प्रॉपर्टी एक्सटेंड करनी होती है वो इन्हीं एट्रीब्यूट्स की मदद से करते हैं। तो एक पैराग्राफ टैग है। अब बाकी हेडिंग्स बता देता हूँ कैसे करना है और फिर फॉर्मेटिंग बता दूंगा। तो HTML में जो हेडिंग्स हैं वो बेसिकली H1 से लेके H6 तक होती हैं। तो साइज़ जब हम H6 से H1 की ओर जाएंगे तो जो हेडिंग का साइज़ है वो बढ़ेगा और हेडिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ेगी। मतलब जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हम उसको उतना ही हेडिंग देंगे। अब जैसे हर एक पेज है तो उसमें केवल एक H1 होता है, ये SU होता है, ध्यान रखना, पर हमेशा H1 ही होता है। बाकी हर एक सेक्शन में H2 होता है, तो ये SU परस्पेक्टिव से अच्छा रहता है। और कोई भी पेज हो, अरे हम कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई पेज लिख रहे हैं, कोई चैप्टर लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है सबसे, जो चैप्टर का नाम है वो, चैप्टर नाम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो चैप्टर का नाम है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या होगा, H1 होगा। इसको हम सीधा बुक से ही कंपेयर करते हैं। तो जो चैप्टर का नेम होगा इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो ये क्या होगा, H1 होगा। चैप्टर का नेम मान लो गांधी जी है, तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसके बाद इसके अलावा कोई भी H1 नहीं आएगा एक पेज में, दूसरे पेज पे आ सकता है या फिर दूसरे चैप्टर में आ सकता है। अब इसके बाद कुछ पैराग्राफ्स होंगे, कुछ सेक्शंस होंगे, इन सेक्शंस के अंदर हेडिंग्स होंगी, कंटेंट होगा, पैराग्राफ होगा, तो वहाँ पर H2 यूज़ होंगे, H2 के बाद H3 यूज़ होंगे। तो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी उतनी ज़्यादा ही टैग यूज़ होंगे। H6 मतलब लो इम्पोर्टेंस, कितनी लो इम्पोर्टेंस, और H1 मतलब हायर इम्पोर्टेंस। और ऐसे ही साइज रहता है, जैसे यदि H1 है तो जिसका साइज बड़ा रहेगा,
H2 है, इसका उससे छोटा रहेगा, तो ऐसे रहता है ये हायरार्की। H3 H4, आई होप इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा। H6 एंड H5, तो ये हायरार्की रहती है साइजिंग की, ऐसे ही इम्पोर्टेंस की रहती है। तो मैं वो दे देता हूँ कि हेडिंग कैसे देना है। तो हमारे चैप्टर का नाम था, जैसे मैंने ये लिखा H1 और यहाँ पर लिख दिया गांधी, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम हो गया हमारा गांधी। तो ये अपने आप यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में आ जाएगा। ऐसे ही अब मुझे कोई सेक्शन क्रिएट करना है, तो इसके लिए कोई सेक्शन टैग है, इसके अंदर कुछ पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पर मैंने लिख दिया H2 अबाउट टू गांधी जी, मतलब गांधी जी के बारे में। तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे इंपॉर्टेंस घटेगी वैसे वैसे साइज भी घटेगा, लेकिन इसको साइजिंग के लिए यूज़ मत करना, ये इंपॉर्टेंस के लिए ही यूज़ होता है। साइजिंग हम CSS से कंट्रोल कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंस CSS से नहीं कंट्रोल करते हैं, तो ये इसलिए यूज़ होते हैं। अब इसके अंदर और भी बातें आ रही हैं, तो बिगनिंग ऑफ गांधी जी फ्रॉम गुजरात और स्टडी, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो ये सब कुछ क्या रहेगा, ऐसे रहता है। मैं इसलिए ऑटो सेव यहाँ से हो रहा है, और यदि ये चालू ना हो तो Ctrl+S से सेव कर लेना। आप जैसे जैसे जैसी इंपॉर्टेंस रहेगी वैसे वैसे ये आते रहेंगे। तो ऐसे ये हायरार्की रहती है H1 H2 H3 हेडिंग्स की। तो आई होप ये हेडिंग्स का कुछ कमाल समझ में आया होगा, और पैराग्राफ का तो आई होप जो हेडिंग है और पैराग्राफ्स हैं ये क्रिएट करने आ गए होंगे। अब इसके बाद फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग कुछ नहीं यार, मैं वेबसाइट उठा लेता हूँ, ये रही। कितनी स्लो चल रही है। हाँ, तो यहाँ पे ये मान लो H1 है, और इसके बाद H3, ये H2, ऐसे ही ये H2। अभी ब्लॉग ओपन होगी तो उसमें कुछ ना कुछ मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेटिंग ओपन ही है मेरे पास, ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि ये कुछ बोल्ड है और यहाँ पे ये अंडरलाइन है, तो ये क्या होती है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है। अब यहाँ पे ये देख लो अंडरलाइन है, ये बोल्ड है। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए हमें कुछ टैग्स दिए गए हैं, उनका यूज़ करना है, तो हम फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। और सब कुछ जानने के लिए यहाँ पे ये वेबसाइट है W3 Schools HTML, और यहाँ पे तुम देखोगे तो ये सारे फॉर्मेटिंग के दिए गए हैं। पैराग्राफ जैसे मैंने ओपन किया तो पैराग्राफ ओपन होगा, तो ऐसे हम पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं और इसकी और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो पी टैग किस लिए, पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए, एच टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, और बी टैग लाइन ब्रेक करने के लिए, प्री टैग फॉर्मेटिंग के लिए। अब इसमें और भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं HTML फॉर्मेटिंग ओपन करूँगा। अब जैसे अंडरलाइन करना है और बोल्ड करना है, तो ये सब कुछ हम कर पाएंगे। तो इसके लिए टैग्स दिए गए हैं। टैग्स ये रहे कुछ, जैसे मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसे बोल्ड लिखना, ये बी टैग यूज़ करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टैलिक करना, तो आई एम्फेसाइज करना है तो ये मार्क करना, तो ये स्मॉल करना, तो ये ऐसे डिलीटेड करना, तो ऐसे ऐसे सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं एक तो बता देता हूँ, बाकी तो मैं खुद एक्सप्लोर करना है। तो जैसे मैं लिखा लॉरम, अब इसको मुझे बोल्ड करना है, तो बी टैग के अंदर मैंने लिख दिया लॉरम, तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो ये मेरा बोल्ड हो चुका है। ऐसे ही मुझे इटैलिक करना है, तो मैं आई टैग का यूज़ करूँगा और उसके अंदर ये पेस्ट कर दूँगा, तो यहाँ पर ये इटैलिक हो जाएगा। ऐसे ही ये सारी फॉर्मेटिंग तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि कैसे डेवलपमेंट करते हैं या कैसे कुछ करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि सीखते कैसे हैं, रिसोर्सेज कहाँ से लाते हैं, और मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। बाकी तुम खुद से ही सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ तुम्हें कोई सिखा दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और यदि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो।
तो ये कुछ था HTML में फॉर्मेटिंग विद पैराग्राफ्स एंड हेडिंग्स। तो ये जो बोल्ड है ना, हेडिंग को भी बोल्ड कर सकते हैं, उसको भी कलर दे सकते हैं, सब कुछ। तो मैं थोड़ा सा एक कलर देना बता दूं कि यदि किसी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को कलर देना है तो यहाँ स्टाइल लिखना है और इसके अंदर लिखना है कलर और यहाँ कलर दे देना है। तो ये रेड, तो जो वो पैराग्राफ है वो रेड हो जाएगा ऐसे। तो ये सब नॉर्मल है, यहाँ से आगे तुम सीख सकते हो। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 3 से 4 दिन में HTML खत्म हो जाता है। और थोड़ा सा मैं कमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो कमेंट्स क्या होते हैं, कोई भी तुम पे कमेंट करे इग्नोर कर दो। तो ऐसे ही ब्राउज़र पे क्या करता है, जो भी कोड में कमेंट होता है उसको इग्नोर कर देता है, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कमेंट इज ओनली फॉर टू एक्सप्लेन द कोड, नॉट फॉर द ब्राउज़र। अब यदि मैं इसको कमेंट कर दूँ, कमेंट कर दिया मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये ब्राउज़र इसको रीड नहीं करेगा। ये जैसे ये हेडिंग हट चुकी है, तो ये कंट्रोल और स्लैश से मैं ये कमेंट अनकमेंट कर सकता हूँ। तो कमेंट्स का बस इतना ही उपयोग है कोड को एक्सप्लेन करने के लिए और टेम्परेरी कोड को डिसेबल करने के लिए। तो ये कमेंट्स का यूज़ है। अब कमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल लाइन, एक मल्टी लाइन कमेंट, जो यहाँ आके तुम पढ़ सकते हो। ये मल्टी लाइन कमेंट है और यहाँ पे ये सिंगल लाइन में है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट। और कमेंट हर एक लैंग्वेज में होते हैं। बाकी HTML टेबल, लिस्ट एंड सीमेंटिक्स और इसके बाद HTML में फॉर्म नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।